Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about two-phase method. हमने प्रॉब्लम जो है वही कंसिडर की है जिसको हमने बिग एम मेथड से सॉल्व किया था। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है मिनिमाइज z इक्वल 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू 2x1 plus 3x2 greater than equal to 8, 5x1 plus 2x2 greater than equal to 12 and both decision variable are positive। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इनक्वालिटीज़ को, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल के साइन हैं, इनको सिर्फ हम इक्वल के साइन में तब्दील करेंगे। तो वो कैसे करना होगा, हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल जो है वो ऐड करने होंगे। स्लैक वेरिएबल हम तब ऐड करते हैं अगर आपकी लेफ़्ट साइड जो है वो लेस हो और राइट साइड ग्रेटर हो, और सरप्लस वेरिएबल आपने तब ऐड करना होता है, सरप्लस वेरिएबल जिसको आप नेगेटिव स्लैक भी कहते हैं, उसको आपने तब ऐड करना होता है जब आपकी लेफ़्ट साइड ग्रेटर हो और राइट साइड लेस हो, यानी वो दोनों नंबर सरप्लस भी और स्लैक दोनों जो है ये पॉजिटिव होते हैं। स्लैक को आप ऐड करते हैं और सरप्लस को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखें, ये साइड जो है दोनों कंस्ट्रेंट की लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड से ग्रेटर है, तो इन दोनों को लेवल करने के लिए हमें क्या करना पड़ना है, लेफ़्ट साइड से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने से ये जो है ये ग्रेटर का साइन ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास ये कंस्ट्रेंट जो कि इनक्वालिटीज़ हैं ये इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये देखें, हमने वो दो नंबर जिनको हमने यहाँ पे नेगेटिव स्लैक कहा हुआ है या सरप्लस, वो S1 और S2 हमने लिए, तो लेफ़्ट साइड से हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट से हमने S1 को सब्ट्रैक्ट किया और सेकंड कंस्ट्रेंट से हमने S2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो चूँकि ये साइड जो है ये बड़ी थी, तो इसमें से आपने कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर जाके इन दोनों साइड ने इक्वल होना है। इसी तरह से यहाँ भी, और जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो खुद भी पॉजिटिव है, इस वजह से दो वेरिएबल आपके पास पहले से थे और दो आपने नए लिख लिए जो कि सरप्लस वेरिएबल थे S1 और S2, और इन दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ज़ीरो कोएफिशिएंट के साथ होती है। ये तरीकाकार तो आप तकरीबन तीसरे चौथे लेक्चर से आप देख रहे हैं कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, अलजेब्रिक मेथड से हमने ये स्टार्ट किया था। अब क्या करना है, इससे हमने सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। सिंप्लेक्स टेबल के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो जो है, यानी ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं पहले, या सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को आपने लिख लेना है जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व है, x1 x2 s1 और s2, ये वो लिख लिए। अब इनके लिए इनसे ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट लिखनी है। x1 के लिए 3 है, x2 के लिए 4 है, s1 और s2 दोनों 0 0 है, और इसके बाद आपने ये कंस्ट्रेंट के कोएफिशिएंट लिखने होते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में x1 का कोएफिशिएंट 2, x2 का 3, s1 का -1 और s2 चूँकि यहाँ पे एब्सेंट है इस वजह से यहाँ पे 0 आ गया। सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए x1 5, x2 2, s1 0 और s2 जो है ये -1, और फर्स्ट की राइट हैंड साइड 8 है, सेकंड की जो है वो 12 है। तो यहाँ पे आपने बेसिक वेरिएबल लिखनी होती है, और बेसिक वेरिएबल आपके स्लैक या सरप्लस आप लेते हैं। बेसिक वेरिएबल आपने ये ले लिए s1 और s2, और इनके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट थे वो लिख लिए। अब देखना ये है कि क्या आप इस टेबल से आगे जो है वो प्रोसीड कर पाएंगे या नहीं, तो मेरे ख्याल में नहीं। इस वजह से क्योंकि यहाँ जो आपने वेरिएबल लेना होते हैं बेसिक जिनको हम कहते हैं, उनके बदले इस टेबल के अंदर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। मसलन S1 और S2 आपने लिए, तो ये S1 है ये S2 है, इनके नीचे देखें -1 0 और 0 -1 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। दो वेरिएबल है तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर 3 वेरिएबल हूँ बेसिक तो 3/3 का होना चाहिए। तो ये
आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो बिग एम मेथड में भी हमने यही काम किया कि जब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा होता तो आप उसको मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें मज़ीद नए वेरिएबल जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं उन कंस्ट्रेंट में जिनमें आपने सरप्लस वेरिएबल ऐड किए थे। उन कंस्ट्रेंट में जिनमें सरप्लस वेरिएबल आपने यूज़ किया हुआ है उनमें आपको नए वेरिएबल जो है वो ऐड करने पड़ते हैं, जिनको आप आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने से फिर आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होता है और उन्हीं को आपने बेसिक वेरिएबल के तौर पे फर्स्ट आइट्रेशन में परफॉर्म करना है। ये जैसे फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमने A1 ऐड कर लिया, सेकंड में हमने A2 ऐड कर लिया। अब ये दोनों जो है ये आपके बेसिक होंगे, क्यों? क्योंकि इनके कोफिशिएंट जो है ये पॉजिटिव 1 1 है। जब पॉजिटिव 1 1 है, इनको जब आप टेबल में शामिल करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट कंस्ट्रेंट आप देखें 2 3 -1 0 1 0, क्योंकि इसमें S2 एब्सेंट है उसके लिए 0 और A2 भी एब्सेंट है उसके लिए भी 0। तो ये देखें 2 3 -1 0 1 0। सेकंड के लिए 5 2 0 -1 0 1 5 2 0 -1 0 1 ये। तो अब देखें बेसिक आपने लिए हैं A1 और A2। बेसिक आपने लेने ही वो हैं जिनके कोफिशिएंट जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, जिनके बदले आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा हो या बनना चाहिए। तो ये देखें 1 0 0 1, ठीक है। तो इससे हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने जो मेथड स्टार्ट किया है उसका नाम हमने स्टार्टिंग में देखा था 2 फेज़ मेथड था, यानी 2 फेज़ आपने सोल्यूशन के करने हैं। इस प्रॉब्लम के 2 फेज़ करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो उन 2 फेज़ में से पहला फेज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फेज़ तब आपका स्टार्ट होगा जब आप आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। और ये भी याद रखें कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हमेशा उन कंस्ट्रेंट में यूज़ होते हैं जिनमें आपके पास सरप्लस वेरिएबल आ रहे होते हैं, यानी जो ग्रेटर वाली कंस्ट्रेंट होती हैं, लेस वाली नहीं, ग्रेटर वाली। लेस वाली में तो स्लैक वेरिएबल आ रहे होते हैं, स्लैक वेरिएबल का कोफिशिएंट पहले से पॉजिटिव होता है, क्योंकि सरप्लस का कोफिशिएंट जो है ये जैसे S1 और S2 आपने सरप्लस लिए, इनके कोफिशिएंट नेगेटिव थे। तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा होता। इस वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आप क्या करते हैं, A1 और A2 लिखते हैं, और A1 और A2 के बदले ही आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका सारे का सारा प्रोसेस वही है कि आपने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट थे उनको CJ कह लेना है और आपने ZJ फाइंड करना है। ZJ हम फाइंड करते हैं ये जो इस साइड पे बेसिक वेरिएबल कोफिशिएंट आ रहे थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, वो ये कि जब आप इसको बिग M से करेंगे तो बिग M के लिए जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन वेरिएबल्स को लिखते हैं तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का हो तो आप इन दोनों के कोफिशिएंट जो है वो कैपिटल M लिखते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है अप्रोच टू इन्फिनिटी। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का हो तो फिर आप इन दोनों के कोफिशिएंट नेगेटिव M लिखते हैं। इसी तरह से अगर आप 2 फेज़ मेथड कर रहे हैं तो 2 फेज़ मेथड में अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का है तो आप इन दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल या 2 या जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके यूज़ हो रहे हों, क्योंकि इसमें 2 सरप्लस थे तो 2 ही आपके यूज़ हो रहे हैं। बाज़ का 1 होगा, बाज़ का तो होगा ही नहीं, और बाज़ का शायद 3 हो या इससे भी ज़्यादा हो। वो तो कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करता है और कि कितनी आपकी कंस्ट्रेंट ग्रेटर वाली है। तो मिनिमाइज़ में मैं कह रहा हूँ कि मिनिमाइज़ का जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो 2 फेज़ मेथड से आप सॉल्व करें तो आपको इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो 1 1 लेना पड़ते हैं, जैसा कि बिग M में आप कैपिटल M लेते हैं। और अगर मैक्सिमाइज़ का होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो फिर -1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर हमने इनके कोफिशिएंट 1 1 लिख लिए, ये उन्हीं के कोफिशिएंट 1 1। और दूसरी यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि जब आप फर्स्ट फेज़ स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले लिखेंगे, बाकी तमाम कोफिशिएंट आप क्या करेंगे, अगर वो नॉन ज़ीरो भी हैं तो आप उनको ज़ीरो से कन्वर्ट कर देंगे। जैसे S1 और S2 तो पहले से ज़ीरो हैं, ये तो 0 0 ही आपने लिखने थे, लेकिन
x1 का देखें 3 है, x2 का कोफिशिएंट 4 है, और इनको भी आपने क्या करना है यहाँ पे 0 0 की फॉर्म में लिखना। फर्स्ट फेज जब आपने परफॉर्म करना है तो जस्ट आपके पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनके जो भी कोफिशिएंट है पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपने रखने हैं, उनके अलावा बाकी तमाम वेरिएबल का कोफिशिएंट आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी ये जो CJ रो है इसके अंदर आपने 0 0 शामिल करने हैं। अगला काम हमने क्या करना है, अब हम CJ माइनस ZJ रो फाइंड करेंगे। ये आपके पास CJ है, इसमें से आपने ZJ को माइनस करना है, तो 0 - 7 -7, 0 - 5 -5, 0 - -1 +1, 0 - 1 -1 जो है ये भी +1। अब 1 - 1 0, 1 - 1 0, क्योंकि CJ माइनस ZJ रो के अंदर वो तमाम एंट्रीज 0 होती हैं जो कि बेसिक वेरिएबल के लिए होती हैं। अब A1 और A2 आपके बेसिक होंगे तो उनके बदले यहाँ 0 और यहाँ 0 होगा। ये हमने CJ माइनस ZJ फाइंड किया, तो ये देख लें जो मैंने पहले ये एंट्रीज अनाउंस की हैं वही मैंने लिखी हैं यहाँ पे, बाकी सब कुछ वही है। अब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मिनिमाइज का है, तो मिनिमाइज के लिए आपने क्या करना होता है, CJ माइनस ZJ रो के अंदर जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसको आपने एज अ एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें 6 एंट्रीज हैं, इन 6 में मोस्ट नेगेटिव जो है ये आपकी ये फर्स्ट वाली है -7, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम बन जाएगा एंटरिंग कॉलम। ये हमने इसे एंटरिंग कॉलम के तौर पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना होता है, ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को इस सिलेक्टेड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ पे आपने डिवाइड करना है। मसलन ये 8 जो है ये डिवाइड होगा 2 पे और 12 डिवाइड होगा 5 पे, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिलेगी यहाँ पे जो रेशो है यानी जिसको हमने थीटा कॉलम कहते हैं, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी 4, और 12 को जब आप 5 पे करेंगे तो ये आपको 2 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो थीटा कॉलम के लिए हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ये होती है कि हाँ हमने उस एंट्रीज़ को उस वैल्यू को हमने एज अ लिविंग वेरिएबल लेना होता है जो कि पॉजिटिव भी हो और मिनिमम भी हो। ये देखें ये हमने वो 4 और 2.4 लिख ली। अब इन दोनों में से हैं तो दोनों पॉजिटिव लेकिन मिनिमम ये नीचे वाली है 2.4, तो ये आपकी एज अ लिविंग वेरिएबल सेलेक्ट होगी। जब ये लिविंग वेरिएबल आपको मिलेगा, ये रो जो है सेकंड रो आपको लिविंग वेरिएबल के तौर पे यूज़ करनी है और फर्स्ट कॉलम आपको एंटरिंग वेरिएबल के तौर पे, तो ये आपका सिलेक्टेड कॉलम था और ये आपकी अब सिलेक्टेड रो होगी। तो इन दोनों का ये जो एलिमेंट है ये कॉमन एलिमेंट है इस कॉलम का और इस रो का। तो इसको हम फिर कह लेते हैं, जिसको ये मैंने इसके गिर्द स्केयर डाला हुआ है, इसको कह लेते हैं पिवट एलिमेंट, जो सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो जो है उनका कॉमन एलिमेंट होता है। अब अगला काम हमने क्या करना है, इस पिवट एलिमेंट को हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ना है, ये जो सेकंड रो है इस सारी रो को 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 5 पे डिवाइड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 1, ये एंट्री होगी 2/5, 0 - 1/5, 0, 1/5 और 12/5। फिर जब मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा तो मुझे क्या करना है, ये जो इसके ऊपर 2 आ रहा है इस 2 को इस 1 की मदद से 0 करना है। तो वही गाज एलिमिनेशन गाज जॉर्डन मेथड में हम जैसे करते हैं, रो ऑपरेशन करेंगे। चेंज अब आपकी आएगी फर्स्ट रो में, तो हम लिखेंगे R1 माइनस, यहाँ पे चूँकि 1 होगा यहाँ पे 2 है तो R1 माइनस 2R2 करेंगे ऑपरेशन, तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ये पहले नंबर पे तो हमने इसको 5 पे डिवाइड किया, तो 5 पे डिवाइड करने से आपको ये रो मिली, ये वही है जो मैंने अनाउंस की है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वो ऑपरेशन लिखते हैं R1 माइनस 2R2, तो वो करने से आपको ये देखें ये 0 मिल गया और बाकी एंट्रीज जो हैं जो भी आपको ये ऑपरेशन आप जब परफॉर्म करेंगे तो आपको यही एंट्रीज मिलेंगी। अब इसके बाद दोबारा हमें क्या करना होता है, जब ये दोनों मिल जाएं तो पहली बात तो ये है कि आपके बेसिक वेरिएबल जो है वो चेंज होते हैं। पहले आपके पास थे A1 A2, अब जो है एक वेरिएबल आपका चेंज होगा। ये देखें ये हमने जो एरो ऊपर की तरफ लगाया हुआ है ये आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा
और ये जो आपने इस साइड पे लगाया हुआ ये लीविंग होगा, यानी इसके सामने आ रहा है आपका A2 आपका लीव हो जाएगा और इसकी जगह ये आपका वेरिएबल x1 एंटर हो जाएगा। तो A1 आपका वही रहेगा और A2 जो है इसकी जगह x1 आ जाएगा। इसी तरह से A1 का काफिशिएंट तो 1 ही था और x1 का काफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये CJ रो के अंदर 0, तो इसको आप फिर 0 लिखेंगे। अब हमने ZJ फाइंड किया। ZJ के लिए प्रोसेस वही है कि आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मसलन 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 0 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसका हम सम लिख लेंगे यहाँ पे। तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 0 प्लस 0 0। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 11/5 ये 11/5 और 0 मल्टीप्लाई 2/5 ये 0, तो आपको 11/5 मिलेगा। फिर 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो -1 आपको मिल गया। फिर 1 मल्टीप्लाई 2/5, यानी ये तो 0 है, ये तो सबको 0 कर देगा। आपको जस्ट क्या करना है, ये एंट्रीज लिख लेनी है। क्योंकि इस साइड पे 1 है तो ये सारी की सारी ये जो फर्स्ट रो है आपकी यही इधर आ जाएगी। ये देखें 0 आ गया, 11/5 -1 2/5 1 -2/5। इसके बाद CJ माइनस ZJ रो फाइंड करनी है। CJ आपके पास ये है, ZJ अभी आपने फाइंड कर लिया। इस CJ में से आपने इस ZJ को माइनस करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करना है। 0 - 0 0, 0 -11/5 -11/5, 0 -1 +1, 0 -2/5 -2/5, 1 - 1 0 और 1 -2/5, जो भी आएगा वो आप लिख लेंगे। ये देखें वो हमने लिख ली। अब दोबारा से हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको जेन में रखना है कि वो तो मिनिमाइज का था, तो फिर आपको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ही एज एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करनी है। अगर आपको मिल रही है इस रो के अंदर मोस्ट नेगेटिव तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं मिल रही तो आपका एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर आप देखेंगे आपको सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता, उसके लिए कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ देखिए अभी तो आपको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। दो वैल्यू थी नेगेटिव, एक -2/5 ये तो 0 पॉइंट समथिंग को होगा, और एक ये है -11/5 ये 2 पॉइंट समथिंग 2.2। तो मोस्ट नेगेटिव तो ये है, तो ये फिर आपको एंटरिंग वेरिएबल के तौर पे मिलेगी। अगला प्रोसेस वही है, बिल्कुल उसी तरह से आपने रिपीट करना है कि ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को इस सिलेक्टेड कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे, यानी फर्स्ट पे डिवाइड होगी, सेकंड पे डिवाइड होगी। 16/5 को डिवाइड करेंगे 11/5 पे और 12/5 को डिवाइड करेंगे 2/5 पे। तो यहाँ आपको रेशियो कॉलम में 2 एंट्रीज मिलेंगी, उनमें से जो पॉजिटिव और मिनिमम होगी उसे हम लीविंग वेरिएबल के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें ये आपको मिली 16/11 और ये मिली आपको 6। तो 16/11 आपको पता है 1 पॉइंट समथिंग होगी और ये 6 है तो दोनों पॉजिटिव, लेकिन मिनिमम ये है, तो ये लीविंग वेरिएबल। अब ये आपका सिलेक्टेड कॉलम था और ये सिलेक्टेड रो है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ये है 11/5, ये आपका होगा पिवट एलिमेंट। ये अगला टारगेट हमारा क्या है, इस 11/5 को 1 करना। 1 करने के लिए हमें क्या करना, इस पूरी रो को 5/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एंट्रीज मिलेंगी। ये देखें 0, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -1 को जब 5/11 से करेंगे तो -5/11, ये -5/11 है। उसके बाद फिर जब 2/5 को आप करेंगे तो ये आपको 2/11 मिलेगी, ये 5/11 मिलेगी, ये भी 5/11 है। ये करेक्शन जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये कर लेना। उसके बाद ये जो है ये भी उसी तरह से, यानी ये जो है ये आइट्रेशन आपको खुद परफॉर्म करनी है। आपको मल्टीप्लाई करना है इसे 5/11 से। ये पूरी आइट्रेशन जो है ये बाय मिस्टेक जो है वो गलत लिखी गई है, इसको आप ठीक कर लेना। ये आपको 0 मिलेगा, ये 1, ये -5/11 और ये मिलेगी 2/11, ये 5/11 और ये भी -2/11 और ये 16/11। ये ठीक है, ये गलत है,
और एक ये गलत है, ये दो आपको ठीक करनी है। इसे आपको लिखना है 5/11 और इसे लिखना है -5/11। उसके बाद हमें क्या करना है, ये चूँकि हमारे पास 1 हो चुका है, इस 1 की हेल्प से आपको इसे 0 करना है। तो आप क्या करेंगे, आपकी चेंज आएगी रो 2 में, तो आप लिखेंगे R2 - 2/5 R1। तो इस तरह करने से आपको ये इसकी एंट्रीज मिल जाएंगी। उसके बाद आपको ZJ फाइंड करना है। ZJ फाइंड करने के बाद CJ - ZJ फाइंड करना है। ये जब आप कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जब आपको ZJ जो है ये सारी रो आपको 0 मिले, उस वक्त आपका फर्स्ट फेज़ जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फर्स्ट फेज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा जब ZJ रो आपको सारी की सारी 0 मिले। ठीक है, या यहाँ देख लें, यहाँ इस साइड पे क्योंकि जो आपके वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इनके कोफिशिएंट 0 होंगे, तो 0 से जब इस 0 से आप इस 16/11 को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, इस 0 से जब आप 20/11 को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, तो दोनों का सम यहाँ पे आपने लिखना था ये 0, या यहाँ पे सम 0 आ जाए और या ZJ रो आपके पास सारी की सारी 0 आ जाए, तो आपकी जो आइट्रेशन है फर्स्ट फेज़ वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको सेकंड फेज़ जो है वो परफॉर्म करना है। सेकंड फेज़ आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपके पास जो लास्ट आइट्रेशन होगी, लास्ट आइट्रेशन में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो वेरिएबल आपके पास हैं उनके बदले जो जो एंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी आप लिख लेंगे और उस पे आप सिंप्लेक्स जो एल्गोरिदम है उसका यूज़ करेंगे। मसलन आपको जस्ट एक ये कॉलम छोड़ना है और एक ये कॉलम छोड़ना है, ये आपको ये चारों कॉलम लिखने हैं, ये एंट्री सारी ये सारी आपने लिखनी है। इस साइड पे आपने इसी तरह से वेरिएबल इसी ऑर्डर से लिखने हैं x2 और x1, और ये भी इसी तरह से 16/11 और 20/11। लेकिन सेकंड फेज़ में आपने क्या करना है कि इन वेरिएबल्स के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो ओरिजिनल कोफिशिएंट थे वो आप लिखेंगे। ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि फर्स्ट फेज़ आपका कंप्लीट तब होगा जब आपके पास या तो ये 0 आ रहा हो और या ZJ आपका सारे का सारा 0 आ जाए। तो फिर आप इसी से इसकी जो लास्ट आइट्रेशन होगी फर्स्ट फेज़ की, उसी से आप क्या करेंगे, सिंप्लेक्स एल्गोरिदम जो है यानी सेकंड फेज़ आप स्टार्ट करेंगे और उस पर सिंप्लेक्स एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ आप जो यहाँ पे एंट्रीज़ हैं वो लिख लेंगे। और करना क्या होगा, वहाँ ये जो वेरिएबल जब आप लिखेंगे तो इनमें जो CJ के अंदर जो एंट्रीज़ हैं ये आप ओरिजिनल वही लिखेंगे जो आपको प्रॉब्लम के अंदर दी गई थी। ये देखें, ये हमने सेकंड फेज़ लिखा, वही जो एंट्रीज़ वहाँ पे आपको लास्ट मिल रही हैं वो हमने सारी की सारी लिख ली। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड भी हमने वही लिखी, ये सारी की सारी वही, ये वेरिएबल भी उसी ऑर्डर से लिखे। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि प्रॉब्लम में फर्स्ट फेज़ जब हमने स्टार्ट किया था तो ये जो आपके पास वेरिएबल थे डिसीजन वेरिएबल, इनके लिए आपने कोफिशिएंट 0 लिखे थे, लेकिन सेकंड फेज़ में आपने जो इनके रीजनल प्रॉब्लम के अंदर कोफिशिएंट थे वो लिखने हैं। जैसा कि ये थे, x1 के लिए 3 था, x2 के लिए 4 था, तो ये 3 और 4। इसी तरह से ये x2 है तो x2 के लिए 4 है, x1 के लिए 3 है। अब इस पर दोबारा से आपने सिंप्लेक्स का यूज़ करना है। मतलब क्या है कि आपने ZJ अब फाइंड करना है दोबारा। पहले तो ZJ आपको पता है लास्ट आइट्रेशन में फर्स्ट फेज़ के 0 आ रही थी, लेकिन अब 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट आइट्रेशन में यहाँ पे 0 था, अब आपके पास एक 4 है एक 3 है, तो अब वो सिचुएशन पैदा नहीं होगी। तो इससे मल्टीप्लाई करें और आप ZJ लिखते जाएं। ZJ जब आप लिख लेंगे उसके बाद आप CJ - ZJ फाइंड करेंगे। उसी तरह से ये आपके पास CJ है, ये ZJ आपने फाइंड किया होगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल मिल रहा है
तो आपकी एक और आइट्रेशन परफॉर्म होगी सिंप्लेक्स एल्गोरिदम वाली। और अगर आपको एंटरन वेरिएबल नहीं मिल रहा तो आपका सेकंड फेज इधर ही टर्मिनेट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखें, ये आपके पास x1 और x2 दोनों जो हैं ये बेसिक वेरिएबल थे, तो इनके बदले तो आपको पता है सी जे माइनस जी जे रो के अंदर जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो 0 0 मिलती हैं। बाकी ये आपने फाइंड कर ली होंगी, ये -11/11 -1/11, तो जब 0 में से इनको माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस साइन के साथ हैं, यहाँ पे ये प्लस के साथ आ जाएंगे। अब देखें ये 4 एंट्रीज आपके पास, इनमें से कोई भी जो है वो मोस्ट नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब एंटरिंग वेरिएबल आपको नहीं मिल रहा। जब एंटरिंग वेरिएबल नहीं मिल रहा तो फिर एल्गोरिदम आपका टर्मिनेट हो गया। तो फिर ये 4 जो है इसको आप क्या करेंगे, 16/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को आप 20/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 × 4 64, 20 × 3 60, और 60 और 64 का सम जो है वो आपको मिल जाएगा 124/11। तो यही होगा आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन। x1 20/11, x2 16/11 और z आपको मिल जाएगा 124/11। अब ज़रा कंपैरिजन देखें बिग M का और 2 फेज़ मेथड का। दोनों टेबल हमने लिख लिए। ये 2 फेज़ की जो फर्स्ट फेज़ वाली आइट्रेशन है वो लिखी, और ये आपका बिग M सारे का सारा। बाकी देखें टेबल आपका सारे का सारा उसी तरह से चलेगा। मसलन ये राइट हैंड साइड अगर आप देखते हैं तो ये 8 12, ये भी 8 12, ये 16/5 12/5, ये भी वही 16/11 20/11, ये भी वही। इसी तरह से यहाँ देखें आपके पास A1 A2, इधर भी A1 A2, A1 X1 A1 X1, X2 X1 X2 X1, सब कुछ वही चाह रहा है। जस्ट फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ देखें सी जे माइनस जी जे में आपको फ़र्क नज़र आएगा बस, और कहीं भी नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। फर्स्ट आइट्रेशन बिग एम की देखें सी जे माइनस जी जे, यहाँ पे आपने वो नंबर 2 फेज़ के लिए यूज़ करना है जो कि m का काफिशेंट होगा। तो m का काफिशेंट यहाँ पे क्या है, -7। तो यहाँ देख लें आपके पास क्या है, -7। इसी तरह से अगली एंट्री देखें, m का काफिशेंट है -5, तो यहाँ देख लें -5 है। यहाँ m का काफिशेंट क्या है, 1, तो इधर 1 है। m का काफिशेंट 1, इधर भी 1, यहाँ 0 0 है तो ये भी दोनों 0 0। अब अगली आइट्रेशन के सी जे माइनस जी जे में आ जाए, फर्स्ट एंट्री 0, इधर भी 0, यहाँ पे m का काफिशेंट क्या है, -11/5, तो ये -11/5। फिर आगे m का काफिशेंट 1, ये 1 लिख लिया। यहाँ पे m का काफिशेंट -2/5, ये -2/5। m का काफिशेंट 1, यहाँ पे 1। इसी तरह से यहाँ m का काफिशेंट 7/5 और इधर भी 7/5। लास्ट आइट्रेशन में आ जाएं तो लास्ट में आपके पास मसलन ये पहले 0 0 है, ये भी 0 0, फिर 14/11 1/11, वही यहाँ पे m आपके पास 1/11 है, नहीं 1 है, ये लिखा हुआ है m -14/11, 11 सिर्फ 14 को डिवाइड कर रहा है। तो m का काफिशेंट 1 है तो इधर 1 आ गया, या m का काफिशेंट 1 है तो इधर भी 1 आ गया। मसलन अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है तो आपको कहा जाता है कि आप इसे बिग M से भी और 2 फेज़ मेथड दोनों से सॉल्व करें। तो आप क्या करेंगे, आप बिग M से सॉल्व कर लें। बिग M से जो आपको ये टेबल मिलेगा, इसी टेबल से आप बड़ी जल्दी जो है वो 2 फेज़ के लिए जो फर्स्ट फेज़ की आइट्रेशन है वो आप आसानी से लिख पाएंगे। वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि सब कुछ आपने वही लिखना है। जस्ट आपने क्या करना है, m के जो काफिशेंट हैं सी जे माइनस जी जे रो के अंदर वो आपने यहाँ पे काउंट करने हैं, जी जे के अंदर या सी जे माइनस जी जे के अंदर जो m के काफिशेंट है, बाकी सब कुछ एंट्रीज वही होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।